अगली सुबह इज़ुमी केनिची से डेट पर चलने के लिए पूछने जा रही होती है कि तभी फुरिंजी बीच में आ जाती है और केनिची से बोलती है कि उनका घर जाने का समय हो गया है। वो इज़ुमी को ये भी बता देती है कि वो अब साथ में रह रहे हैं, जिसे सुनकर केनिची नाराज़ हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि वो एक ही घर में रह रहे हैं। हालांकि उसे फुरिंजी को रोकने में थोड़ी देर हो जाती है क्योंकि ताकाशिमा उनकी बात सुन चुकी थी और वो फ़ौरन जाकर टीचर्स को इसके बारे में बता देती है। और जैसा कि होना ही था, फुरिंजी को स्कूल से कॉल आता है कि अगले दिन स्कूल के टीचर्स उसके घर चेकिंग के लिए आएंगे। शुरुआत में तो केनिची को लगता है कि इसमें घबराने वाली क्या बात है, लेकिन तभी मास्टर्स की हरकतों को देखकर केनिची को भी चिंता होने लगती है। फुरिंजी सभी को बुलाती है और उनसे टीचर्स के सामने तमीज़ का बर्ताव करने को कहती है, जिस पर सकाकी और अकासेम टीचर्स को अपने कराटे स्किल्स दिखाकर उन्हें इंप्रेस करने का आइडिया देते हैं। लेकिन फुरिंजी उन्हें साफ मना कर देती है क्योंकि उसकी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अपने पापा के रोल के लिए वो अकासेम को चुनती है, लेकिन वो मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसे और भी काम करने हैं। फुरिंजी बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसके इकलौते रिश्तेदार उसके दादाजी हैं, जो फिलहाल वहाँ मौजूद नहीं थे। और तो और उसने अपने पेरेंट्स का नाम स्कूल में पहले ही रजिस्टर करवा दिया था। उसके दुख को देखकर अपचाई आगे आता है और उसके पापा का रोल निभाने को कहता है, जो कि खुद ही में एक बेवकूफ़ी भरी बात थी क्योंकि वो दोनों एक देश के ही नहीं थे और ना ही केंसाई। इसलिए उनका आखिरी चेहरा सकाकी बचता है, जो कि फुरिंजी के पापा का रोल करेगा और शिगर उसकी मम्मी का रोल निभाएगी। हालांकि अकासेम टीचर्स को धोखा देने के खिलाफ होता है क्योंकि उन्हें तो सिर्फ उसके हाल चाल की चिंता है और कुछ नहीं। टीचर अपनी असिस्टेंट से बोलता है कि वो उसके साथ फुरिंजी के घर चलेगी, लेकिन टीचर पूछती है कि वो फुरिंजी के घर क्यों जा रहे हैं क्योंकि वो तो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। टीचर उसे समझाता है कि फुरिंजी के अच्छे मार्क्स आने के बावजूद उसे लगता है कि वो उस स्कूल में अच्छे से ढल नहीं पा रही है क्योंकि उसने उसे एक बार छत पर लड़ते हुए देखा था और तो और उसे पता चला है कि वो एक लड़के के साथ एक ही घर में रह रही है। टीचर को सच में उसकी चिंता हो रही थी, इसलिए फुरिंजी के घर जाना उसके लिए बहुत ज़रूरी था। डोजो में फुरिंजी उनके रोल के बारे में उन्हें अच्छे से बता देती है, जैसा कि उसने स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में लिखा था। सकाकी एक पायलट है तो वहीं शिगर एक फैशन डिज़ाइनर है, लेकिन उनके रिहर्सल्स को देखकर फुरिंजी और केनिची समझ जाते हैं कि उनकी हालत बहुत ख़राब है। केंसाई उन्हें बताता है कि उसने टीचर्स के जाने तक अपचाई को छिपने के लिए कह दिया है, लेकिन बदकिस्मती से उसके छिपने से पहले ही टीचर्स वहां आ जाते हैं और असिस्टेंट टीचर उसे दरवाजे के ऊपर छिपा हुआ देख लेती है। वो डर जाती है और हेड टीचर को बताने वाली होती है कि तभी फुरिंजी समय पर आकर उनका ध्यान भटका देती है। अंदर पहुंचने पर हेड टीचर अपना नाम यासुनागा बताता है और असिस्टेंट टीचर अपना नाम यूनो बताती है। जब सकाकी की बारी आती है तो वो अपना नाम सेगा फुरिंजी बताता है, लेकिन वो अपनी जॉब के बारे में बताते वक्त हड़बड़ाने लगता है और धोखे से खुद को एक एयरप्लेन बता देता है। शिगर का इंट्रोडक्शन भी कुछ खास नहीं जाता, यहाँ तक कि वो तो टीचर के सामने एक मच्छर को 2 हिस्सों में काट देती है। फुरिंजी को समझ आ गया था कि उसकी लंका लगने वाली है, लेकिन तभी केनिची फौरन सकाकी को एक फर्जी कॉल करके वहाँ से बुला लेता है। अब शिगर वहाँ अकेली बसती है। वो हेड टीचर को टकला बुलाती है, लेकिन जब वो फुरिंजी के बारे में उससे सवाल करता है तो वो हैरानी से सब कुछ सही सही बता देती है। उन्होंने टॉयलेट जाने का बहाना बनाती है और फुरिंजी के साथ वहाँ से बाहर आ जाती है। टॉयलेट जाने का उसका मकसद वहाँ की साफ़ सफाई को देखना था, जिसके हिसाब से वो उसके परिवार को परखेंगे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ अपचाई को देखती है, जिससे दोनों चिल्लाने लगते हैं और अपचाई तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। इधर यासुनागा शिगर से एक्टिंग बंद करने को कहता है और बोलता है कि वो साफ बता सकता है कि वो उसकी असली माँ नहीं है। शिगर उसे फुरिंजी को जाने देने को बोलती है और कहती है कि उसकी खामियों के बावजूद वो एक बहुत अच्छी लड़की है। यासुनागा उसे बताता है कि वो केनिची और फुरिंजी के साथ में रहने की अफवाह के बारे में पता लगाने आए हैं, क्योंकि अगर ये सच निकला तो दोनों बच्चों को बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। ये सुनकर शिगर का माथा ठनक जाता है और वो तुरंत अपनी तलवार निकाल लेती है, लेकिन केंसाई फौरन उसे जंजीरों में जकड़ लेता है और केनिची टीचर को वहाँ से बाहर ले आता है। पूरे डोजो में तहलका मच जाता है और फुरिंजी सदमे में आ जाती है, ये सोच कर कि अब आगे उसके साथ क्या होगा। डोजो से बाहर आने के बाद यासुनागा केनिची से पूछता है कि वो फुरिंजी के घर पर क्या कर रहा है। केनिची उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, लेकिन यासुनागा बोलता है कि इसका मतलब यही हो सकता है कि वो उसके घर में रह रहा है। उनकी बातचीत चली रही होती है कि तभी अपचाई और उन्होंने दीवार तोड़कर बाहर आ जाते हैं, इसलिए यासुनागा और केनिची भागना जारी रखते हैं। आखिर में वो एक छिपे हुए कमरे में पहुंच जाते हैं, जहाँ की मूर्तियों को देखकर यासुनागा को जापान का इतिहास याद आ जाता है। एक हिस्ट्री का टीचर होने के नाते जैसे ही वो उन मूर्तियों की तारीफ करने जा रहा था, तभी सभी लोग दीवार तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, जिससे धोखे से मूर्तियों को धक्का लग जाता है और सभी एक के ऊपर एक गिर जाती हैं। उन्हें लगता है कि यासुनागा उनके नीचे दब जाएगा, लेकिन तभी अचानक से दादा वहाँ आकर उन्हें बचा लेते हैं और खुद को घर का बड़ा बताकर घर में हुए हंगामे की वजह से उनसे माफ़ी मांगते हैं। ये सब अकासेम की बदौलत हुआ, जो जैसे तैसे दादा को वहाँ ले आया। यासुनागा ये देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो मूर्तियाँ खुद मशहूर मास्टर अकासेम खुद सोजी ने बनाई है, और केनिची ये सोच में पड़ जाता है कि ऐसी क्या चीज़ है जिसमें अकासेम जीनियस नहीं है। बाद में दादा यासुनागा को पूरी बात समझाते हैं और वो ये देखकर जलने लगता है कि बच्चों को खुद मास्टर अकासेम ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो केनिची को ये बताता है कि उसने ये भी नोटिस किया है कि ट्रेनिंग के बाद से वो एक लड़के से मर्द बनता जा रहा है और उसे ये जारी रखना चाहिए। बाद में अकासेम मूर्तियों वाले कमरे में जाता है और देखता है कि वहाँ साफ़ सफाई करने की बहुत ज़रूरत है, इसलिए केनिची उससे बोलता है कि वो अकेले ही सब संभाल लेगा क्योंकि फुरिंजी पहले ही बहुत थक चुकी है। अकासेम को एक लकड़ी की बिल्ली मिलती है, जिसे देखकर वो दुखी हो जाता है क्योंकि वो बिल्ली उसके सबसे अच्छे दोस्त सेगा फुरिंजी ने बनाई थी, जो कि अब नहीं रहा। बाद में फुरिंजी अपने दादा की गोद पर सिर रखकर आराम करती है और दादा उसे बताते हैं कि मास्टर्स का भले ही उसके साथ खून का रिश्ता ना हो, फिर भी वो उन्हें अपना परिवार मान सकती है।
सोते वक्त भी वो उनके बारे में बात कर रही थी और केनिची ये देखकर समझ आता है कि भले ही डोजो रहने के लिए अजीब जगह हो, लेकिन वो फुरिंजी का घर है। अगली सुबह फुरिंजी के साथ ट्रेनिंग करते वक्त केनिची उस पर एक भी वार नहीं कर पाता और केंसाई को बताता है कि उसे मारने की कोई जगह ही नहीं मिल रही है। केंसाई उसे बताता है कि जगह ढूंढने के लिए उसे मुकाबले को देर तक खींचना होगा। हालांकि जब उसे मारने की जगह मिलती है तो केनिची मारने में देरी कर देता है, जिस वजह से फुरिंजी उसे हरा देती है। बाद में उसे पता चलता है कि वो मारने की जगह भी फुरिंजी ने उसे जानबूझ कर दी थी ताकि वो उस पर वार कर सके। हालांकि ये सुनकर कि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो उस पर दया दिखा रही है, केनिची टूट जाता है और फुरिंजी को भी उस वक्त उसकी मदद करके बुरा लगता है। इस बीच होनोका डोजो जाने के लिए तैयार हो जाती है और उसके पापा चुपके से अपने कोट में राइफल छिपा लेते हैं और उसकी मम्मी से बोलते हैं कि वो भी डोजो में मास्टर से मिलने जा रहे हैं। उनकी रख रख से वाकिफ केनिची की मम्मी उनसे पूछ लेती हैं कि वो जून की गर्मियों में सर्दियों का कोट क्यों पहन कर जा रहे हैं, इसलिए वो उन्हें रोक लेती हैं और बोलती हैं कि वो उस राइफल के साथ कहीं नहीं जाएंगे। होनोका सीटी बजाकर अपनी सवारी बुला लेती है और पलक झपकते ही अपचाई उड़ते हुए वहाँ आ जाता है। उसके पापा अपचाई के ऊपर बंदूक तान देते हैं और उसे राक्षस बुलाने लगते हैं, लेकिन केनिची की मम्मी तुरंत उनका पागलपन उतार देती हैं और होनोका अपचाई के साथ चली जाती है। केनिची ये शिकायत करता है कि उसे अपने कमरे में जाने के लिए रस्सी चढ़नी पड़ती है, इसलिए अकासेम उसे बताता है कि एक रात वो, सकाकी और केंसाई कुछ ज़्यादा ही पी गए थे और उन्होंने सीढ़ियाँ तोड़ दी थी। पहले तो वो अकासेम से पूछने वाला था, लेकिन वो चला जाता है, इसलिए केनिची सकाकी के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो सुबह फुरिंजी पर वार क्यों नहीं कर पाया। सकाकी उसे बताता है कि उसके पास कमज़ोरों के लिए कोई सलाह नहीं है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि शायद केनिची पलटवार करने से डर रहा था। वो उसे आगे समझाता है कि एक आदमी की कीमत इस फैसले पर निर्भर होती है कि वो मरने या जीने की सिचुएशन में वार करता है या नहीं। इस दौरान होनोका, अपचाई और शिगा दूसरों की छत पर जिंदगी के पूरे मजे ले रहे थे। जब केनिची सकाकी की दी हुई सीख के बारे में सोच रहा होता है तभी बीच में एक आदमी और उसके साथी डोजो में घुस आते हैं। आदमी खुद को शकनटोरी स्टाइल का कराटे मास्टर गंजाई कोमाटोरी बताता है। वो बोलता है कि वो वहाँ रेओजन पाकू डोजो के मास्टर्स को चुनौती देने और उनका साइन हड़पने आए हैं। केनिची पागलों की तरह दौड़कर फुरिंजी को बताने चला जाता है, लेकिन वो उसे बताती है कि फिलहाल डोजो में कोई नहीं है। उसके बाद फुरिंजी उनके पास चाय लेकर जाती है, लेकिन वो उसे पीने से मना कर देते हैं, ये बोलते हुए कि वो वहाँ उन्हें चुनौती देने आए हैं, ना कि खाने पीने। वो उन्हें डोजो का रजिस्टर देती है जिसमें उन्हें अपनी चुनौती दर्ज करवानी होगी। उसमें लिखा हुआ था कि चुनौती देने वाले को 10,000 येन देने होंगे और अगर सभी को एक साथ हमला करना है तो हर एक को 10,000 येन देने होंगे। लीडर सकाकी के साथ 1 वर्सेस 1 करने के लिए फीस देता है, लेकिन फुरिंजी उसे बताती है कि फिलहाल वहाँ कोई नहीं है, इसलिए वो खुद उससे लड़ेगी। उसे लगता है कि फुरिंजी उसकी बेइज्जती कर रही है, इसलिए वो पीछे से उस पर हमला करने जा रहा होता है, लेकिन तभी केनिची के बीच में आने की वजह से वो रुक जाता है। केनिची फुरिंजी को बचाने के चक्कर में उसकी चुनौती ले लेता है, जिससे घुसपैठियों का लीडर और खुन्नस खा जाता है और केनिची पर वार कर देता है। केनिची को लग रहा था कि वो मारने की जगह ढूंढ लेगा, लेकिन पलक झपकते ही वो हवा में होता है। केनिची गिर जाता है और लीडर उसके जैसे कमज़ोर को ट्रेनिंग देने के लिए रेओजन पाकू के मास्टर्स की बेइज्जती करने लगता है और बोलता है कि वो साइन लेकर वहाँ से जा रहा है। केनिची को मास्टर्स की बेइज्जती सहन नहीं होती और वो हिम्मत जुटाकर खड़ा हो जाता है और एक बार फिर उसे चुनौती देता है। लीडर उससे बोलता है कि एक और वार से उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए वो उसे खुद पर वार करने का मौका देता है। केनिची काँप रहा होता है और हमला करने का कॉन्फिडेंस इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसे अपनी कड़ी ट्रेनिंग याद आती है और वो हल्का सा कदम बढ़ाकर अपनी इकट्ठा की हुई ताकत से ठीक तब मुक्का मारता है जब उसके मसल्स ढीले होते हैं। उतना दर्द उससे सहन नहीं होता और वो गुस्से में आकर केनिची पर जानलेवा हमला कर देता है, लेकिन सकाकी अचानक से वहाँ आकर उसके हमले को रोक देता है। वो उसे बताता है कि वो वहाँ पर शुरुआत से था, जिसके बाद वो एक ही वार में बड़ी आसानी से सभी को ठिकाने लगा देता है। केनिची और फुरिंजी ये देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें हराने के बाद सकाकी बोलता है कि घुसपैठ बहुत कमज़ोर थे। बाकी मास्टर्स उनकी बॉडी वहाँ से हटा देते हैं और एक लकड़ी के ड्रम से उन्हें पास के क्लिनिक भेज देते हैं। अगले दिन केनिची अकासेम से एक दिन की छुट्टी मांगने जाता है और अकासेम मान जाता है। ये बोलती है कि उन्हें बीच पर जाना चाहिए। वो फ़ौरन ये खुशखबरी फुरिंजी को बताने जाता है और बहुत खुश हो जाता है कि अब उसे डोजो के बाहर फुरिंजी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। अपने कमरे में वो एक सेल्फ हेल्प बुक की किताब पढ़ने जा रहा होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सकाकी, अपचाई और केंसाई उस पर चुपके से ताका झाकी कर रहे थे। उसे थोड़ी शर्म आती है, लेकिन केनिची वो चीज़ दिल पर नहीं लेता। बाद में वो एक लकड़ी के जहाज़ पर चढ़ जाते हैं और होनोका को पता चलता है कि वो जहाज़ उन्होंने खुद बनाया है, लेकिन उसे तब थोड़ी चिंता होने लगती है जब उसे पता चलता है कि वो उनका दूसरा जहाज़ है। अकासेम फुरिंजी से जहाज़ को रास्ता दिखाने को बोलता है और तभी उसे लगता है कि जहाज़ अपनी रफ्तार से काफ़ी धीरे चल रहा है। वो इंजन चेक करने जाता है तो पाता है कि केनिची पूरा जहाज़ खुद से चलाने की कोशिश कर रहा है और वो पूरी तरीके से थक चुका है। ये देखकर अकासेम और सकाकी इंजन चलाने लगते हैं और जहाज़ की रफ्तार एक स्पीड बोर्ड से ज़्यादा तेज़ कर देते हैं। सभी लोग कमर कस लेते हैं और जहाज़ कुछ ही देर में एक आइलैंड तक पहुंच जाता है, जिसका नाम दादाजी के नाम पर रखा गया था। सभी लोग एक बड़े से बीच हाउस में जाकर अपने स्विम सूट्स पहन लेते हैं और केंसाई, फुरिंजी और शिगर की फ़ोटो खींचने लगता है। केनिची को तब समझ आ गया था कि वो उसके लिए कोई समर वेकेशन नहीं है, जब सकाकी और अकासेम उसे एक ऊंची चट्टान के ऊपर से समुद्र में कूदने को कहते हैं। वो उसे बताते हैं कि ये उसके साहस को परखने के लिए है। केनिची उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि कैसे वो बहुत हिम्मत वाला है कि तभी शिगर उनके बगल से गुजरती है, अपने कपड़े उतारती है और बिना हिचकिचाए चट्टान से कूद जाती है। पहले तो उन्हें उसकी चिंता होती है, लेकिन तभी शिगर पानी से बाहर आ जाती है और बताती है कि वहाँ आसपास कोई पत्थर नहीं है। चट्टान पर केनिची अपनी हार मान चुका होता है और उन्हें बताता है कि उसे तैरना नहीं आता।
वो उसे कूदने के लिए मना ही रहे होते हैं कि तभी दादाजी वहाँ आ जाते हैं और केनिची को पकड़कर सीधा पानी में कूद जाते हैं, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। केनिची उठता है तो देखता है कि सभी लोग बीच पर मजे कर रहे हैं और धोखे से सुन लेता है कि कैसे मास्टर उसे वहाँ पर भी ट्रेनिंग कराने का प्लान बना रहे हैं। इसलिए वो वहाँ से भागने का फैसला करता है, जिसे वो आसानी से केंसाई को चकमा देकर अंजाम दे देता है। जल्दी उन्हें पता चल जाता है कि केनिची वहाँ से गायब है और वो उसे खोदने में जुट जाते हैं। बीच के दूसरी तरफ होनोको और एपेचाई रेत से चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी एपेचाई देखता है कि सभी लोग गायब हो गए और वो उन्हें ढूंढने चला जाता है। केनिची एक नदी के किनारे पहुंच जाता है और वहाँ से भागने का प्लान बनाने लगता है। उसे समझ आता है कि वो वहाँ से सिर्फ जहाज़ के सहारे ही बाहर निकल सकता है, लेकिन उस पर सभी लोग मौजूद होंगे, इसलिए उसका आखिरी चारा यही बचता है कि वो कुछ दिनों के लिए छिप जाए। कुछ देर बाद उसे नदी के किनारे शिगर मछली पकड़ते हुए दिखाई देती है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो केनिची को देख लेती है और तीर मारकर उसे पत्थर पर टांग देती है। वो शिगर को बताते हैं कि कैसे यहाँ पर भी मास्टर्स उसे ट्रेनिंग कराना चाहते हैं और क्यों वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। केनिची उसे यह भी बताता है कि उसे तैरना नहीं आता, जिसे सुनकर शिगर बोलती है कि वो उसे तैरना सिखाएगी। वो उसे पानी में ले जाती है और उसे नदी के बहाव के साथ तैरने को बोलती है, जिसके कुछ ही देर बाद वो बिना डरे खुद ब खुद तैरने लगता है। तैरते वक्त वो पहली बार शिगर को मुस्कुराते हुए देखता है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलता और कुछ ही पलों में शिगर उसे चट्टान पर वापस खींच लाती है। ये सोचती है कि अब जब वो तैरना सीख गया है तो वहाँ से कूद भी सकता है। वो दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी नीचे समुद्र में से केनिची की बहन उसे आवाज़ लगाती है। केनिची को लगता है कि उसके आसपास डॉल्फिन तैर रही हैं, लेकिन शिगर उसे बताती है कि वो असल में शार्क्स हैं। बिना दूसरी बार सोचे केनिची समुद्र में कूद जाता है और शार्क से लड़ने लगता है। ऊपर से शिगर अपनी तीर कमान से उसकी मदद करती है। शार्क्स उसके ऊपर हावी होने लगती हैं कि तभी अचानक से दादा पानी के ऊपर दौड़ते हुए आते हैं और सभी शार्क्स को बेरहमी से मारकर उन्हें बचा लेते हैं। दादा केनिची के साहस की तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि वो उन्हें उनके बचपन की याद दिलाता है। डोजो में मास्टर से डिस्कस करते हैं कि केनिची एडवांस टेक्निक सीखने के लिए तैयार है या नहीं। केंसाई और अकासेम सोचते हैं कि केनिची एडवांस टेक्निक सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है, लेकिन सकाकी बोलता है कि वो भी बच्चा है और उसका शरीर अभी तैयार नहीं है, इसलिए वो एडवांस ट्रेनिंग से ऊपर वाले को प्यारा हो जाएगा। एपेचाई बोलता है कि अगर वो सब उससे ज़्यादा शक्ति से ना पेश आए तो वो उसे एडवांस ट्रेनिंग करा सकते हैं। अकासेम केनिची से पूछता है कि क्या वो तैयार है, जिस पर केनिची बोलता है कि उसे अभी थोड़ा समय चाहिए। स्कूल में पौधों को पानी देते वक्त तकीदा केनिची से मिलने आता है और उसे बताता है कि उसका हाथ लगभग ठीक हो चुका है, जिस वजह से उसने स्कूल का बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर लिया है। केनिची उससे पूछता है कि क्या रैग्नारॉक गैंग से उसके पास कोई आया था, जिस पर वो उसे बताता है कि फिलहाल कोई नहीं आया है क्योंकि वो लोग किसी और काम में बिजी हैं। केनिची उसे बोलता है कि अगर उसे कभी भी उसकी मदद की ज़रूरत पड़े तो वो उसके पास आ सकता है। तकीदा उसे शुक्रिया बोलकर वहाँ से चला जाता है। केनिची पौधों को पानी देना जारी रखता है कि तभी निजीमा झाड़ियों के बीच से निकलकर उसे चौंका देता है। निजीमा उससे पूछता है कि क्या उसने सुना है कि किसारा 7 डेडली फिस्ट में शामिल होने जा रही है, जिस पर केनिची उससे पूछता है कि वो है कौन। निजीमा उसे बताता है कि वो रैग्नारॉक गैंग की एक मेंबर है जो बहुत तेज़ी से रैंक में काफ़ी ऊपर पहुंच गई है, और ये भी कि वो उन्हीं के स्कूल की सीनियर स्टूडेंट है। वही है जो इतने समय से केनिची के पीछे गुंडे भेज रही थी और उसका निक नेम वैलकरी है। केनिची ना ये जानता था कि किसारा कौन है और ना ही कि ये 7 डेडली फिस्ट क्या है। निजीमा उसे बताता है कि 7 डेडली फिस्ट रैग्नारॉक के 7 सबसे ताकतवर मेंबर हैं और सभी उनसे बहुत डरते हैं। निजीमा केनिची के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने किसारा को हराने की कोशिश नहीं करी, जिस वजह से वो इतनी ऊपर चली गई। निजीमा केनिची को अपने एक और प्लान के बारे में बताता है, जिसमें उसे सूजी के साथ एक और बार मुकाबला करना होगा, जो फिलहाल किसारा के प्रमोशन को लेकर बहुत गुस्से में है। जब केनिची सूजी के लिए अपनी चिंता जाहिर करता है, तब निजीमा उसे बेरहमी से लाते मारने लगता है। वो उसे ये भी बताता है कि रैग्नारॉक ने सूजी को तकीदा को मारने के लिए चुना है और अगर वो बीच में नहीं आया तो हो सकता है कि तकीदा इतना मारा जाए कि उसे फिर से बॉक्सिंग छोड़नी पड़े। निजीमा उसे बोलता है कि वो फिश पर थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करेगा जो कि उसके काम आ सकती है। डोजो वापस जाते वक्त रास्ते में फुरिंजी केनिची की मर्दानगी की तारीफ करती है और वो उसे बहुत फख्र से बताता है कि जब से उसने बीच पर शार्क्स को मारा है तब से उसके अंदर का डर खत्म हो चुका है और अब वो किसी से भी लड़ सकता है। तभी फुरिंजी को सूजी दिखाई देता है जो कि एक लड़की से लड़ने जा रहा था। फुरिंजी केनिची से बोलती है कि अगर उसके पास सच में इतना कॉन्फिडेंस है तो उसे सूजी से लड़की को बचाना चाहिए। गुंडू को देखते ही केनिची दुबक कर बैठ जाता है। हालांकि मुकाबले से पहले उन्हें पता चलता है कि वो दोनों एक ही गैंग से हैं और ये लड़ाई इसलिए शुरू हुई क्योंकि उस लड़की को सूजी की जगह प्रमोशन मिल गया था। ये ना जानते हुए कि लड़की कौन है, वो बीच में कूद कर सूजी को लात मार देता है और दोनों गुंडों का गेम बचा देता है। हीरो बनने के बाद केनिची लड़की से बात करता है और वो अपना नाम किसारा बताती है, जिसे सुनकर केनिची हैरान हो जाता है। वो उसके लड़ने की स्किल्स की तारीफ करती है और मुकाबले के लिए तैयार हो जाती है, ये बोलते हुए कि उसे केनिची से काफ़ी समय से लड़ना था। फुरिंजी किसारा के स्टैंस को देखकर समझ जाती है कि वो एक स्किल्ड फाइटर है और केनिची को संभल कर लड़ने को कहती है। हालांकि केनिची उससे बोलता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि वो लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। फुरिंजी मजाक मजाक में कहती है कि डोजो में तो वो हमेशा ट्रेनिंग के वक्त उसे मारने की कोशिश करता है। ये सुनकर केनिची घबराते हुए उसे समझाता है कि उसे ऐसा क्यों करना पड़ता है। केनिची के मना करने पर किसारा गुस्से में आ जाती है और उसके चेहरे पर लात मार देती है, लेकिन वो उसे लगती नहीं। वो उससे ये लड़का लड़की का ढोंग बंद करने को कहती है और बोलती है कि उसे सूजी पर चुपके से हमला करके खुद को 30 मार खा नहीं समझना चाहिए। केनिची को यह नहीं पता था कि सूजी उसकी तरफ नहीं देख रहा था और ये सुनने के बाद कि उसने कायरो की तरह उस पर हमला किया है, केनिची उससे बेहोशी में ही माफ़ी मांगने लगता है। किसारा को कहीं पहुंचना था, इसलिए वो केनिची के साथ अपना मुकाबला आगे बढ़ा देती है। वो उसे बताती है कि वो तकीदा के भी पीछे पड़ी है, लेकिन अगर वो उसे हरा देता है तो वो तकीदा को छोड़ देगी। केनिची उसे लड़ने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन फुरिंजी उसे बताती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि किसारा से कहीं ज़्यादा ताकतवर और एक्सपीरियंस है।
वो उसे बताती है कि उसे कम से कम ट्रेनिंग के वक्त फुरिंजी के खिलाफ 1 पॉइंट हासिल करना होगा, जिसके बाद वो शायद किसारा के सामने टिक पाए। और ये सुनकर केनिची को समझ आ जाता है कि अब उसे ताकतवर बनने के लिए एडवांस ट्रेनिंग करनी चाहिए। उस रात एक दुश्मन गैंग रैग्नारॉक गैंग को चुनौती देती है, लेकिन रैग्नारॉक के सिर्फ 8 फिस्ट वहाँ आते हैं। दुश्मन गैंग को इतनी बेइज्जती सहन नहीं होती और वो उन पर हमला कर देते हैं। लीडर सिर्फ 3 मेंबर्स को उनसे लड़ने के लिए भेजता है, चौथा लोकी, छठा हर्मिट और 8वीं किसारा, जो कुछ ही मिनटों में उन सभी 50 गुंडों का सफाया कर देते हैं। निजीमा छिपकर ये सब देख रहा होता है। अगले दिन सकाकी केनिची से पूछता है कि क्या अब वो नई टेक्निक सीखने के लिए तैयार है, जिसका जवाब दिए बिना ही केनिची स्कूल के लिए निकल जाता है। सकाकी केनिची को जबरदस्ती ट्रेनिंग कराने का फैसला करता है, लेकिन दादाजी सकाकी से केनिची को थोड़ा समय देने को बोलते हैं, क्योंकि आगे केनिची को उस ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। स्कूल में केनिची पूरे समय किसारा के साथ की अपनी लड़ाई के बारे में सोच रहा था। डोजो वापस जाते वक्त केनिची फुरिंजी को बताता है कि वो एडवांस टेक्निक ट्रेनिंग को लेकर काफ़ी डरा हुआ है, और ये भी कि अगर वो उसमें अच्छा नहीं कर पाया तो मास्टर उससे काफ़ी नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन फुरिंजी उसे बताती है कि मास्टर उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। निजीमा अचानक से वहाँ आ जाता है और उन्हें रुकने के लिए कहता है, क्योंकि आगे सूजी हिसाब बराबर करने के लिए उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। निजीमा के मना करने के बावजूद केनिची आगे जाने का फैसला करता है, ताकि वो सूजी के साथ फेस टू फेस बात कर सके, फिर चाहे उसे उसके साथ मुकाबला ही क्यों ना करना पड़े। सूजी केनिची के ऊपर पूरी तरह से बौराया हुआ था, क्योंकि उसकी वजह से गैंग में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी और उसके सभी गुंडे उसे छोड़कर चले गए थे। केनिची माफ़ी मांगता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सूजी केनिची के मुंह से दर्द की चीख के सिवाय और कुछ नहीं सुनना चाहता था। सूजी उसे एक मुक्का मारता है, लेकिन केनिची उसे बचकर उस पर पलटवार कर देता है, जिससे सूजी उड़ते हुए दूर जा गिरता है। केनिची को खुद को अपनी ताकत पर विश्वास नहीं होता। फुरिंजी भी पहली बार उसकी तारीफ करती है और बताती है कि उसकी ट्रेनिंग अब जाकर सफल हुई है। वो उसे बताती है कि मास्टर्स ने उसका पोटेंशियल देख लिया था और वो जानते हैं कि अब उसने इतनी ताकत इकट्ठा कर ली है कि वो एडवांस ट्रेनिंग झेल सकता है। सूजी अपनी हार मान लेता है और अपने गुंडों से दूसरी गैंग ज्वाइन करने को बोलता है, क्योंकि अब वो अपनी कीमत खो चुका था। सूजी वहाँ से जाने लगता है कि तभी केनिची उससे बोलता है कि चेलों के साथ रहने से अच्छा होता है दोस्तों के साथ रहना, जिसे सुनने के बाद सूजी अपने दोस्तों के साथ एक नई गैंग बनाने का फैसला करता है और केनिची को तकीदा को मारने के रैग्नारॉक के प्लान के बारे में चेतावनी देता है। उन्होंने हर्मिट की देख रेख में किसारा की गैंग के जरिए तकीदा को बुरी तरह से मारने का प्लान बनाया है। डोजो पहुंचने पर केनिची अकासेम से बोलता है कि वो एडवांस टेक्निक सीखने के लिए तैयार है। केनिची ने अपने डर पर काबू पा लिया है और अब वो एडवांस टेक्निक सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।